हेलो स्टूडेंट्स, मैं हॉब्स की ही कड़ी में आज आपको हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत करा रही हूँ। मैंने इससे पहले हॉब्स का संप्रभुता कराया था। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है और हॉब्स की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम लेवियाथन है। अब सामाजिक समझौता सिद्धांत में उसने मानव स्वभाव का चित्रण किया है। हॉब्स का मूल मंत्र है स्वयं को पढ़ो, यानी रीड योरसेल्फ। और वह इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। मानव स्वभाव के संबंध में हॉब्स के विचार हमें सबसे पहले 1640 ईस्वी में प्रकाशित डी कॉरपोरे पॉलिटिको में मिलते हैं। उसके बाद लेवियाथन के प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्यायों के प्रारंभ में हॉब्स मानव के चित्रण एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में करता है जो सदैव स्वयं अपने ही हित साधन की चेष्टा में लगा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने यश को बढ़ाना होता है और उसमें शक्ति वृद्धि की लिप्सा बराबर बनी रहती है। यह लिप्सा उसे बराबर क्रियाशील रखती है और वह इतनी तीव्र होती है कि इसकी वजह से वह बराबर बेचैन रहता है। मनुष्य कि यह लिप्सा तभी लुप्त होती है जबकि उसकी मृत्यु हो जाती है। हॉब्स के अनुसार मानव प्राणियों का परीक्षण ये सिद्ध करता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर या विषमता नहीं है, वे सब लगभग बराबर हैं। शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण से प्रकृति ने सब मनुष्यों को इतना बराबर बनाया है कि यद्यपि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ और बौद्धिक रूप से अधिक तीक्ष्ण हो सकता है, किंतु यदि सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में कुछ अंतर नहीं है। हॉब्स मनुष्य को इतना अधिक आत्मकेंद्रित, स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी मानता है कि उसके अनुसार मनुष्य में निस्वार्थता का गुण है ही नहीं। दया की भावना देखने में निस्वार्थ जान पड़ती है, पर हॉब्स उसका भी स्वार्थ रूप में विश्लेषण करता है। उसके अनुसार जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें भय उत्पन्न होता है कि कहीं हमारी भी ऐसी दशा न हो जाए। इस भय से हमें क्लेश का अनुभव होता है और यही दया का मूल है। इस प्रकार धर्म भी भय पर निर्भर है। मतलब मनुष्य जो कुछ भी करता है, अगर परमार्थ भी करता है तो भय के कारण करता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि कहीं जो इसके साथ हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हो जाए। अब हॉब्स ने इसी में अपनी प्राकृतिक अवस्था बताई है। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है और मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद वह यह बताता है कि ऐसी प्रकृति वाले मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था में क्या दशा होती है। हॉब्स इस संबंध में तार्किक ढंग से आगे बढ़ा और उसकी प्राकृतिक अवस्था वैसी ही है जैसी कि पूर्णतः स्वार्थी और सम्मान शक्तियों वाले मनुष्य की नियंत्रण सत्ता के अभाव में हो सकती है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वह वस्तुतः अराजकता का ही दूसरा नाम है और इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्ष या युद्ध चलता रहता है। इस स्थिति के संबंध में हॉब्स ने लिखा है, हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं। मतलब क्यों संघर्ष होता है उसके वो 3 कारण बताता है। पहला प्रतिस्पर्धा, दूसरा भय और तीसरा यश या कीर्ति। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी और उसके अंतर्गत जो कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रख सकने में समर्थ हो, यही उतने समय के लिए उसका हो जाता था। इस अवस्था में मनुष्यों का जीवन दुखमय होना अवश्यंभावी था और किसी प्रकार की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। अब हॉब्स के अनुसार अगर हम देखें, ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधन, ज्ञान व समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं था तथा मनुष्य का जीवन कैसा था? एकाकी,
दीनहीन, अपवित्र, पाश्विक और क्षीण। मतलब उसने एक तरफा बोला है कि जैसा उसने मानव स्वभाव माना है कि बहुत आंतरिक है, पशुतुल्य है, स्वार्थी है, उसी प्रकार की उसने प्राकृतिक अवस्था बताई है। अब हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की अपनी इस कल्पना को किसी ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं करता, वरन अनुमान करता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की दशा इसी से मिलती जुलती रही होगी। वह अपने अनुमान के पक्ष में तर्क देते हुए कहता है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान जब कोई संप्रभु शासक नहीं था, ऐसी ही दशा हुई थी, और ऐसी दशा आजकल उन जातियों में पाई जाती है जो असभ्यता के कारण राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय जगत का उदाहरण देते हुए हॉब्स कहता है कि सभी राज्यों पर कोई उच्च सत्ता न होने के कारण ही वे प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं और उनमें परस्पर युद्ध होता रहता है। अपने इन उदाहरणों के आधार पर हॉब्स कहता है कि मनुष्यों को एक दूसरे के साथ रहने में सुख नहीं बल्कि दुख और कष्ट मिलता है, और इसीलिए वे एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं जबकि उन्हें शक्ति के आधार पर ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में सामाजिक समझौते में ही हम प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून और उसका अनुबंध करेंगे। थैंक यू।